सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा गद्य पाठ शुक्र तारे के समान, जिसके अंतर्गत लेखक ने महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और उनके व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार शुक्र तारा सबसे आसमान का चमकीला तारा होता है और मात्र घंटे 2 घंटे में ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई भी भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में प्रकट होकर अपनी चमक दिखाकर अचानक ही अस्त हो गए। गांधी जी उन्हें अपने पुत्र के से भी अधिक प्यार करते थे। गांधी जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। वे सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के पास आए थे और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय गांधी जी को पलवल जाते समय पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस बनाया। वारिस यानी उत्तराधिकारी। सन 1929 ईस्वी में महादेव भाई ने सारे देश में यात्राएं की। इन्हीं दिनों पंजाब में फौजी शासन के अत्याचारों और नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार आ रहा था। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए बहुत से लोग आते थे। गांधी जी उनकी संक्षिप्त टिप्पणी करके गांधी जी को वे उसकी संक्षिप्त लोगों के कहे हुए बात को अत्यंत संक्षेप में लिखकर वे गांधी जी को सुनाया करते थे। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। और कुछ दिनों के बाद, जैसा कि आपने पढ़ा, क्रॉनिकल के लीडर अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को देश निकाला दिया गया। देश निकाला की सज़ा देकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन दिनों बम्बई के 3 बड़े नेता थे: शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और जमनादास द्वारकादास। ये नेता यंग इंडिया नाम की अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे। हार्नी मैन के चले जाने के बाद इसमें लिखने वालों की कमी हो गई। उसके फलस्वरूप इन लोगों ने गांधी जी से संपादक बनने के लिए कहा। तब गांधी जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए यंग इंडिया का संपादन कार्य संभाल लिया। काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। यंग इंडिया को 2 बार प्रकाशित किया गया। हफ्ते में 2 बार प्रकाशित किया जाने लगा। और उसके बाद नवजीवन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी के पास आ गया। इन दोनों में लेख और टिप्पणियाँ आदि लिखने का काम महादेव भाई देखने लगे थे। इन पत्रों में महादेव भाई लेखन के अलावा गांधी जी के जो क्रियाकलाप हुआ करते थे, उनका भी वर्णन करते थे। और अब आगे पिछले अवतरण में आपने पढ़ा कि महादेव भाई देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आँखों में तेल डालकर गांधी जी के प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे। यहाँ अग्रगण्य का अर्थ आपको मैंने बताया था, मतलब जिनकी गिनती आगे होती है, यानी सर्वप्रथम जिनकी गिनती है, माने प्रसिद्ध।
और आँखों में तेल डालकर माने पूरी आँख की ज्योति पूरी शक्ति के साथ जितनी दृष्टि है उसके साथ देखना, ये एक मुहावरा है। गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे लोग, बड़े आश्चर्य से और बड़े उत्साह के साथ गांधी जी के कार्य करने के ढंग को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया करते थे और उन पर टीका टिप्पणी करते थे। मतलब उनके कार्य कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में वे कहा करते थे। रिमार्क यानी टीका टिप्पणी। उनको आड़े हाथों लेना, ये भी एक मुहावरा है। बुरी तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ा देना या बहुत ज़्यादा उनके विरोध में कुछ बोलने को आड़े हाथों लेना कहते हैं। वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, बेजोड़ माने जिसका कोई जोड़ नहीं, अनुपम, अनोखा। भरपूर चौकसाई मतलब पूरी चौकसी से चारों तरफ दृष्टिपात करते हुए। ऊंचे से ऊंचा, ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने वाला गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्र की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी यहाँ महादेव भाई को कहा गया है, महादेव देसाई जी को कहा गया है। इतना उनका लेखन अच्छा था और इतनी उनकी भाषा अच्छी थी, भाषा शैली के कारण वे लोगों के लाडले बन गए, यानी कि वो उनके प्रिय बन गए। लाडला यानी प्रिय। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की। गांधी जी के पास जब उन्होंने गांधी जी के पास आकर उनका काम देखना शुरू किया, उसके पहले वे सरकार के सरकारी कार्यरत थे, सरकार के अनुवाद विभाग में ट्रांसलेटर, यानी कि वे भाषा एक भाषा से दूसरे भाषा में जो अनुवाद करते हैं उसका काम करते थे। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, जिगरी यानी घनिष्ठ। नरहरि भाई उनके घनिष्ठ मित्र थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। नरहरि भाई और महादेव भाई दोनों ने एक साथ वकालत की शिक्षा ग्रहण की। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की और पढ़ाई समाप्त करने के बाद दोनों ने वकालत की प्रैक्टिस यानी अभ्यास शुरू किया। इस पेशे में, पेशा मतलब नौकरी या व्यवसाय, पेशा माने व्यवसाय, पेशे में आम तौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। मतलब जो वकालत का पेशा होता है उसमें सही को गलत, गलत को सही किया जाता है मुकदमे में। जैसे स्याह माने काला और सफ़ेद माने काला यानी बुरा और सफ़ेद माने अच्छा। तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा गवाही के माध्यम से बनाया जाता है। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। मतलब कि दोनों का क्षेत्र अलग है, साहित्य का क्षेत्र अलग है और वकालत का क्षेत्र अलग है, दोनों का कोई आपसी तालमेल नहीं है। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। तो लेकिन जबकि वकालत और साहित्य का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी इन दोनों यानी महादेव भाई और जो नरहरि भाई थे, इन दोनों ने बड़े रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, जो कि बंगला के बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, उनके साहित्य को उलटना पुलटना शुरू किया, मतलब पढ़ना शुरू किया। और चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद
उस समय की और उनकी साहित्यिक गतिविधियों में से की साहित्यिक गतिविधियों की देन है। मतलब उस समय उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना चित्रांगदा कच देवयानी की कथा को का अनुवाद किया। उसके साथ साथ उन्होंने शरद बाबू की जो कहानियाँ थी उसका भी अनुवाद किया। माने वकालत का भी काम करते थे और साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों पर भी साहित्यिक गतिविधियाँ भी किया करते थे, यानी कि इन साहित्यों को पढ़ना और उनका अनुवाद करना। अब आगे, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी यानी बराबरी करने वाला, उनके बराबर का कोई नहीं था, उनकी तुलना में कोई भी खड़ा होने वाला नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव भाग की लिखावट में जाते थे। अंग्रेजी सरकार में एक पदवी हुआ करती थी वायसराय की, तो वो सर्वोच्च पदवी मानी जाती थी। तो वायसराय के नाम से जो भी पत्र जाता था गांधी जी की तरफ से, वे सभी उन सभी को लिखने का कार्य महादेव भाई करते थे। उस समय कोई टाइप करके भेजने की प्रथा नहीं थी, लोग हाथों से लिख के ही भेजा करते थे, चिट्ठी या पत्र। तो उस समय जो पत्र जाता था गांधी जी की तरफ से, वे महादेव भाई की लिखावट में लिखे जाते थे। उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। लंबी सांस उसास मतलब लंबी लंबी सांस लिया करते थे, यानी आश्चर्यचकित हुआ करते थे। उनकी जो दिल्ली और शिमला में बैठे हुए वायसराय थे, माने उच्च पदस्थ अधिकारी थे, वे इनकी लिखावट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुश नवीस कहाँ मिलता था। तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजी सरकार जो है, यानी ब्रिटिश सल्तनत माने सरकार या शासन का कहीं सूरज नहीं डूबता था। मतलब कि दिन में यहाँ और विदेश में रात और दिन का अंतर होता है, तो वहाँ भी इनका शासन था और यहाँ भारत में भी शासन था। तो भारत में कभी दिन हो तो वहाँ रात हो, वहाँ रात हो तो यहाँ दिन हो, इस तरह से कभी उनका सूरज अस्त नहीं होता था। लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस का अर्थ है सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता। मतलब उनके इतने उनका सरकार शासन इतना दूर दूर तक फैला था, फिर किंतु उनके शासन में भी महादेव भाई की तरह लिखावट में लिखने वाला कोई नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगा। महादेव भाई ये कहते थे, बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। यहाँ पे सिविलियन यानी जो शहर के निवासी हैं और गवर्नर, सारे लोग महादेव भाई की लिखावट की तारीफ़ करते थे, प्रशंसा करते थे। सभी ये कहते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव जी की तरह सुंदर अक्षर में लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करना मतलब मोहित कर देना, आकर्षित कर देना। शुद्ध और सुंदर लेखन, लिखावट जितनी सुंदर थी उतना ही शुद्ध वे लिखते थे। तो कह रहे हैं कि महादेव भाई जैसा न शुद्ध लिखने वाला कोई मिलेगा और न तो उनके जैसा सुंदर
उनके जैसे सुंदर लिखावट में लिखने वाला कोई मिलेगा। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा करते थे। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। यहाँ पे ये कहा गया है कि उनकी लिखावट मात्र सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक गति थी, रफ्तार थी। वे अपने हाथ से जितने भी लेख या टिप्पणियाँ या पत्र या गांधी जी का जो व्याख्यान यानी लेक्चर जो देते हैं, भाषण देते हैं, वो सारे, उसके साथ साथ प्रार्थना, प्रवचन, धर्म के संबंध में जो बताते हैं, मुलाकातें, किसी से अगर मुलाकात भेंट करते थे वो, और आपस में जो वार्तालाप होता था, वो उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ लिखी जाती थी, वे सब फुल स्केप माने लंबे पेज में, A4 साइज़ का जैसे लंबा पेज होता है उस तरह के पन्ने में के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से माने बहुत तेज़ रफ्तार में लिखते थे। शॉर्ट हैंड लिखने की एक शैली है जिसमें शब्दों को एक चित्र के हिसाब से, एक प्रतीक के हिसाब से, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है और बाद में उस प्रतीक का शब्द बना दिया जाता है। तो उससे जो संवाददाता या संवाद लिखने वाले जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड का प्रयोग प्रायः किया करते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि वो महादेव भाई शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इतनी गति से वे लिखते थे कि और गति से भी लिखते थे, लिखावट भी अच्छी थी, और उनकी लिखावट में इतनी तेज़ रफ्तार में लिखने के बाद भी कोई अशुद्धि नहीं मिलती थी। ये उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। बड़े बड़े देशी विदेशी मतलब दूसरे देशों से जो राजपूत, राजदूत, राजनीतिज्ञ या देश विदेश के बड़े बड़े समाचार पत्र के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो संचालक हुआ करते थे या ग्रंथकार, धर्मगुरु आदि जो भी गांधी जी से मिलने आते थे, वे सभी जो गांधी जी से वार्तालाप हुआ करती थी उसे वे शॉर्ट हैंड में लिखते थे। जैसा कि आपको अभी हमने शॉर्ट हैंड के बारे में बताया, उसमें एक तीव्र गति से लिखने की एक शैली है जिसमें एक प्रतीक के रूप में शब्दों को लिखा जाता है, निशान के रूप में बना दिया जाता है, बाद में उसको अनुवाद करके उसका शब्द बना दिया जाता है। तो वे सारे जितने बाहर से आते थे वे शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे, परंतु महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते, और उन्हीं के साथ महादेव भाई भी बैठे रहते, लेकिन वो पूरे सारे शब्दों को पूरी लिखावट में लिखते थे जितना की बात हुआ करती थी। गांधी जी से जो लोग वार्तालाप करते थे उसका सारा वे पूरे शब्दों को पूरे रूप में लिखते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र का भी भूल
की मात्र की भी भूल मिल जाए। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि जो बाहर से आए हुए लोग शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाद में उसे टाइप करके पूरा लिख के गांधी जी के पास ले आते थे दिखाने के लिए, तो उसमें आप उन्हें कई जगह भूलें मिलती थी, गलतियां मिलती थी। और जबकि महादेव भाई जो कि पूरे पूरे शब्दों को लिखते थे, पूरा अंश लिखते थे, फिर भी उनके लेखन में कहीं भी गलती, कॉमा मात्र की भी गलती, माने छोटी से छोटी भी गलती नहीं हुआ करती थी। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते। यहाँ दांतों तले उंगली दबाना जो है एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो जब वो लेख जो दूसरे देशों के लोग आते थे, उन लेखों को गांधी जी जब पढ़ते थे तो उसमें गांधी जी को गलतियाँ मिल जाती थी। तो उसी बात पर गांधी जी कहते थे कि आपको महादेव भाई के लिखे नोट से थोड़ा मिलान कर लेना चाहिए था। और जब गलतियाँ निकलती तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ऐसा कैसे हुआ। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास जाने में हिचकिचाते थे। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि लुई फिशर और गुंथर जैसे महान धुरंधर मने महान, जो कि प्रवीण या कुशल लेखक जो उस समय के थे, वे भी अपने लिखे हुए टिप्पणियों को गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे, मने संकोच का अनुभव करते थे। वे पहले महादेव भाई के साथ उसका मिलान कर लेते थे, उसके पश्चात वे गांधी जी के सामने ले जाते थे। यहाँ फिर उसके पश्चात आगे लेखक कहते हैं कि साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। यहाँ अद्यतन माने अब तक की, मतलब समसामयिक, उसी समय की, आज तक की। तो कह रहे हैं कि साहित्यिक पुस्तकें तो वे पढ़ते ही थे, परंतु वर्तमान राजनीति में क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, आज तक की, माने उनके समय तक की जो घटनाएं थी, सामयिक माने समकालीन घटनाओं या पुस्तकों की भी वे जानकारी रखते थे, उसको पढ़ा करते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। गांधी जी ये कह रहे हैं, वो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि वे एक ढर्रे पे या एक लीक पे चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। समसामयिक जितनी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां देश में या विदेशों में हो रही थी, जिन पर चर्चाएं हुआ करती थी, नई से नई घटनाओं की जानकारी महादेव भाई रखते थे। सभाओं में, कमेटियों की बैठक में या दौड़ती रेलगाड़ी में के डब्बों के में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े से बड़े झोले में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। मतलब अगर ट्रेन या रेलगाड़ी से यात्रा भी करते रहते तो वे खाली नहीं बैठते थे, बल्कि अपने झोले में जो ठूस ठूस कर ये सारे ताज़ी जानकारियों के से भरा हुआ जो झोला हुआ करता था, जिसमें ताज़े ताज़े खबर, समाचार पत्र और मासिक पत्र आदि रखे हुए होते थे, उनको या तो पढ़ते थे या तो यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखा करते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे
स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफ़ा करते, किसी को ये पता नहीं थी। किसी को इसकी पता नहीं चलता था कि इतना व्यस्त जीवन में कब वो खाना खाते थे, कब वो सोते थे, कब वो अपने सारे काम करते, कब सभा मुलाकात बैठकों में जाते थे, चर्चाओं को लिखते थे, और कब अपना माने उनका न व्यक्तिगत जीवन का पता किसी को नहीं चलता था। किसी को इसका कोई पता नहीं चलता था। वे 1 घंटे में 4 घंटे के काम निपटा देते, और वे कार्य को इतना जल्दी करते थे कि वे 1 घंटे में ही 4 घंटे का कार्य निपटा देते थे। निपटा देना माने पूरा कर देना। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। काम करने लगते थे तो दिन रात का अंतर वे नहीं समझते थे, और लगातार काम करते जाते थे और तब तक करते रहते थे जब तक वो काम पूरा ना हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। गांधी जी के आश्रम में गांधी जी उस समय जो खादी, अभी आप भी जानते होंगे खादी के वस्त्र मिलते हैं, तो उस समय सत्याग्रही जितने थे गांधी जी के अनुयायी थे, वे रुई से सूत काता करते थे। तो इनकी भी जो दिनचर्या थी उसमें सूत काटना भी शामिल था, और बड़ा ही सुंदर सूत भी वे काटते थे, रुई से सूत बनाते थे। कातना सुई को रुई को लेके धागा बनाने को कातना बोलते हैं। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे कातना कभी चूकते नहीं थे, और ये नियम था उनका कि वो इतने सारे कार्य करते थे फिर भी कभी धागा बनाना मतलब नहीं छोड़ते थे। धागा सूत हमेशा काटते रहते थे। ये रोज का उनका नियम था। सारे कार्य को करने के साथ साथ वो सूत भी काटते रहते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा यमुना दूसरी नदियों के पास उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। लेखक कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों हजार मील तक मैदानी जगह है जहाँ पे गंगा यमुना और दूसरी नदियाँ बहती हैं, और उन नदियों के साथ जो मिट्टी बह के आती है उसको गाद कह रहे हैं। यहाँ पे गाद गीली मिट्टी जो छोड़ के नदियाँ जाती हैं वह बड़ा ही उपकारी होता है, वो उपजाऊ होता है, उसमें खेती बहुत अच्छे से होती है। तो आप 100 को ऐसी मिट्टी में वे 100 कोस पैदल चलते थे, और नहीं वे इतने 100 कोस तक ऐसी ज़मीन होती थी जहाँ पे कहीं भी कड़ी मिट्टी नहीं मिलती थी। सुपारी फोड़ने लायक पत्थर भी नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई कड़ी मिट्टी या कड़ी भूमि, कड़ी धरती का कड़ा हिस्सा वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। ये यहाँ पे उदाहरण उन्होंने गाद से किया है और दिया है, और सुपारी तोड़ने वाला पत्थर बताया से बुरी जो भावना या बुरी बातें होती हैं उसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। कह रहे महादेव भाई इतने मधुर भाषी थे, मितभाषी थे कि वे कोई बात किसी को ऐसी बात नहीं करते थे जिससे कि किसी को ठेस लगे या किसी को ठोकर लगे, यानी किसी को पीड़ा पहुँचे, किसी को दुख हो, ऐसी कोई बात वो कभी कहते नहीं थे। खुरदुरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी, मतलब उनकी बातों में कोई भी कड़वी बातें नहीं हुआ करती थी। जैसे मिट्टी में एक कंकड़ आए तो पैर में वो चुभ जाती है, वैसे ही बातों में अगर कोई लोग लग जाने वाली बात कहे, किसी को बुरा लग जाने वाली बात कहे तो वो कंकर की तरह है। तो कह रहे महादेव भाई के
बातों में ऐसी कोई बातें नहीं हुआ करती थी जिससे लोग दुखी हों। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उनके साथ रहने वाले इतने खुश हो जाते थे, उनकी प्रतिभा से इतने आकर्षित हो जाते थे कि जैसे लगता था कि वो दूधों नहाले, मतलब बड़े शीतल हो गया है उनका मन। दूधों नहाना यहाँ मुहावरा है, मतलब कि दूध से नहाना यानी कि एकदम सुखी हो जाना, खुश हो जाना। उनमें सराबोर होने वाले के मन में उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। मतलब कि उनसे जब उनके संपर्क में जो भी आते थे वे कई दिन तक, हफ्तों दिन, महीनों तक उन्हें भूल नहीं पाते थे। उनके प्रति जो उनका आकर्षण था उसका उसकी मोहिनी माने आकर्षण, उसका नशा इस प्रकार छा जाता था कि लोग उनके व्यक्तित्व से, अर्थात उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो जाते थे कि वे उनको भूल नहीं पाते थे, कई कई दिनों तक उनको भूल नहीं पाते थे। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुंथ गए थे कि गांधी जी के अलग से अलग उनके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके। इस तरह समय निकालकर लिखी गई प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। कह रहे हैं कि महादेव भाई का जो पूरा जीवन था वो सारा जीवन काम काज और गांधी जी के साथ एक रूप होकर, मतलब कि उनके काम के साथ गांधी जी के काम का इतना तालमेल था, उनके जीवन के साथ जीवनचर्या के साथ गांधी जी के दिनचर्या का इतना मेल था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए थे, गुंथ गए थे आपस में, माने एक साथ जुड़ जाना। गांधी जी से अलग उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। मतलब कि उनसे अलग गांधी जी को कोई उनको याद करे तो गांधी जी को याद आते हैं, और गांधी जी के साथ उनका पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। काम काज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके। इस तरह समय निकालकर वे रोज का रोज, दिन प्रतिदिन अनगिनत पुस्तकें लिखते और टीका टिप्पणी, समाचार पत्रों पर चर्चा, वो सब किया करते थे। बिना थके वे लगातार कार्य किया करते थे। धन्यवाद।